नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 को स्टार्ट कर रखा था। 1935 के अधिनियम से पहले कौन कौन से घटनाक्रम हुए भारतीय राजनीति में, उनको पढ़ा था। तो दोस्तों आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालिए भारत शासन अधिनियम 1935। आज पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या है। तो हेडिंग डालिए भी भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं चाहे पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी या पीसीएस का सिलेबस अगर उठाकर देखेंगे तो भारतीय संविधान में पहला जो बिंदु है, पहला टॉपिक है वो यही है, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। यानी ऐसा कोई यूपीएससी या किसी भी स्टेट का पीसीएस का पेपर नहीं जाता दोस्तों जिसमें भारत शासन अधिनियम 1919 या 1935 से एक प्रश्न नहीं पूछा गया। तो आपका पॉलिटी का एक प्रश्न खत्म हो जाएगा दोस्तों। इनके अलावा कभी भी आपका से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा दोस्तों। इतना अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना करूँगा। तो दोस्तों आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम की क्या विशेषता थी? तो पहले इस अधिनियम की क्या विशेषता है दोस्तों वो देख लेते हैं। इस अधिनियम की यानी भारत शासन अधिनियम की बात करना, समय की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम की समय की कोई प्रस्तावना नहीं थी। समय की कोई प्रस्तावना नहीं। अगर समय की कोई प्रस्तावना नहीं है तो फिर प्रस्तावना किस चीज की, कहां से ली, इसकी प्रस्तावना को कहां से कॉपी किया गया था? तो ये लिख सकते हैं कि 1919 की प्रस्तावना को इसमें स्वीकार किया गया था। 1919 की प्रस्तावना को ही इसमें स्वीकार किया गया था। स्वीकार किया गया था। अब आप सभी जानते हैं कि 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी और उसमें ये कहा गया था कि हम आपको उत्तरदायी शासन देंगे। जबकि 1935 के अधिनियम में भी ये लाइन उन्होंने कॉपी कर दी, यानी यही कह दिया अर्थात उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, अर्थात उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। इस अधिनियम का उद्देश्य था। तो पहला बिंदु इस अधिनियम का ये है, यानी इस अधिनियम की समय की कोई प्रस्तावना नहीं थी। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1935 के अधिनियम के बारे में गलत कथनों को छांटिए। तो 1935 के बारे में गलत कथन दे रखे हैं दोस्तों, आपको छांटना है। पहला कथन दे रखा है इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो बिल्कुल सही बात है, इस अधिनियम के समय की प्रस्तावना थी। तो ये बात कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। वो कहां से ली थी? हमने 1919 के अधिनियम से ली थी। दोस्तों इस अधिनियम का सबसे नकारात्मक बिंदु यही है, मेरे दृष्टिकोण में सबसे नकारात्मक बिंदु यही है। मेरे दृष्टिकोण में बता रहा हूं, इससे ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा कि इस अधिनियम का सबसे नकारात्मक बिंदु। अब क्यों नकारात्मक है इसको लेकर बता देता हूं। क्योंकि 1919 के अधिनियम में इन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के विरोध में हमने, साइमन कमीशन जब वापस गया था तो 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट हुई थी। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में हमने अधिराज्य की मांग की और वर्ष 1930 में यानी लाहौर अधिवेशन में तो हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर ली। हम तो आजादी की बात कर रहे हैं और अंग्रेज अभी भी चाह रहे हैं कि हम आपको गुलामी रखें। यही मतलब था इस अधिनियम, यानी वो अभी भी चाह रहे हैं कि हम शासन का संचालन हम ही करेंगे, जबकि हम आजादी की बातें कर रहे हैं। तो ये इस अधिनियम का सबसे नकारात्मक बिंदु इसीलिए।
तो आई होप आपको ये अधिनियम यानी पहला बिंदु समझ में आ गया था। इस अधिनियम की समय की कोई प्रस्तावना नहीं थी, 1919 के प्रस्तावना को ही इसमें स्वीकार किया गया था, अर्थात उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इस अधिनियम का उद्देश्य था। अगर आपसे कभी भविष्य में पूछे कि 1919 का सबसे नकारात्मक बिंदु क्या था, तो यही था। हालांकि बहुत सारे लोगों के कमेंट भी है, वो हम आगे चर्चा करेंगे जब 19 अधिनियम के बारे में कमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस अधिनियम की क्या विशेषता थी और क्या विशेषता है? तो इस अधिनियम का दूसरा बिंदु है, इसके तहत केंद्र व राज्यों के कार्यों में स्पष्ट बंटवारा हो गया। बंटवारा। अब दोस्तों, किसी ने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा 1919 का अधिनियम, तो केंद्र यानी संघात्मक व्यवस्था की नींव आंशिक रूप से नींव कहां पड़ी थी? तो 1919 के अधिनियम में पड़ी थी। जबकि पूर्ण रूप से पूछे तो आपको 1935 का अधिनियम आंसर देके आना है। अब पूर्ण रूप से कैसे हो, ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने, मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूं, तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में इन्होंने कार्य का बंटवारा किया, और कार्य को बंटवारा करते हुए इन्होंने 3 सूचियां बनवाई। 3 सूची कौन कौन सी थी, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे संघीय सूची, आसंघ सूची, इसका नाम संघीय सूची, इसी का ही नाम था दोस्तों केंद्रीय सूची। यानी संघीय सूची आए चाहे केंद्रीय सूची आए, एक ही बात है। दूसरी थी राज्य या प्रांतीय सूची, राज्य या प्रांतीय सूची। तीसरी सूची थी दोस्तों जिसका नाम था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब दोस्तों एक वीडियो मैंने डाल रखा है, यानी भारत में कौन कौन से प्रावधान हमने कहां से लिए। जहां भारत शासन अधिनियम शायद 1935 का डाला है, पता नहीं डाला, अगर नहीं डाला तो ध्यान रख लेना, डाल रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाला तो भारत शासन अधिनियम का एक बिंदु ये भी लिख लेना, हमने त्रिसूची यानी 3 सूचियों का प्रावधान है वो इस अधिनियम से लिया है, जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और वर्तमान में ये शायद किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, शायद राजस्थान सब इंस्पेक्टर में पूछ लिया। केंद्रीय सूची, इसके अंतर्गत कुल कितने विषय रखे गए, इसमें कुल कितने विषय शामिल किए गए? तो दोस्तों इसमें शामिल किए गए थे भाई 54 विषय, सॉरी 59 विषय, 59। इसमें 54 थे और इसमें कितने थे, तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें 36 थे। अब आप राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे आरएएस बोलते हैं, उस 2016 का पेपर चेक कर लेना। 2016 का प्रश्न एक बार पूछा था, 2016 में आया था, वो इस अधिनियम में यहां से प्रश्न पूछ लिया। अब दोस्तों इन यानी संघीय सूची है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अलावा एक सूची और है जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है अवशिष्ट विषय। ये कोई सूची नहीं है, अवशिष्ट विषय। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में कह देते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। कई बार नाम ये भी आ सकता है रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स पर नियम बनाने का अधिकार किसको था, तो ध्यान रखना दोस्तों इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल को था, गवर्नर जनरल को। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, यानी इन 3 सूचियों, अब पहली बात तो अवशिष्ट विषय कहते हैं किसे हैं दोस्तों, यानी ऐसे विषय जो इन 3 सूचियों में शामिल हो उन्हें किस विषय में डाला जाएगा, तो अवशिष्ट विषय में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद किस पर कानून बनाती है, यानी संसद इस पर कानून इस अनुच्छेद के तहत बनाती है। वर्तमान में संसद इस पर कानून बनाती है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 248 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह अवशिष्ट विषय पर या रेजिड्यूरी पावर्स पर कोई भी नियम बना सकती है। यानी ऐसा कोई नियम जो इन सूचियों में शामिल नहीं था दोस्तों। सीधी सी बात है, भारतीय जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कभी किसी को पता था क्या, कोई कल्पना कर सकता था कि साइबर क्राइम आएगा, इंटरनेट जैसी व्यवस्थाएं होंगी? तो
उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये लिख दिया यानी एक शब्द लिख दिया कि अवशिष्ट विषय, ऐसे अवशिष्ट विषय जिनका प्रावधान कभी भविष्य में हो सकता है, उन पर नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, तो संसद को होगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा कार्य करेगा, 248। लेकिन आरएएस में ये प्रश्न पूछा था कि अवशिष्ट विषय पर भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, तो ये था दोस्तों गवर्नर जनरल को। आई होप ये मैं जो दूसरा बिंदु समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको पूर्णतः समझ में आ गया हो। यानी इसके तहत केंद्र व राज्यों के बीच में कार्यों के बीच में स्पष्ट बंटवारा हुआ। आपसे ये प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पष्ट बंटवारा किस अधिनियम में हुआ, 1919 या 1935। तो स्पष्ट नाम आ जाएगा दोस्तों, या पूर्ण आ जाए नाम, तो आप 1935। आंशिक नियम पड़ गई थी, हमने 1919 के अधिनियम में देख ली थी। कार्यों का बंटवारा हुआ था, गवर्नर जनरल ने अपने कार्य बांटे, जबकि गवर्नर को अलग कार्य दिए। गवर्नर ने अपने कार्यों को 2 भागों में बांट दिया था, स्थानांतरित और आरक्षित, जिसे प्रांतों में द्विज शासन के नाम से जाना गया। लेकिन यहां इन्होंने स्पष्ट बंटवारा कर दिया, संघीय सूचियां बना दी दोस्तों। किस सूची में कुल कितने विषय थे, अवशिष्ट विषय, जिसे रेजिड्यूरी पावर कहा गया था। रेजिड्यूरी पावर पर वर्तमान में कानून कौन बनाती है, संसद। और किस अनुच्छेद के तहत, वर्तमान में 248 के तहत बनाती है। लेकिन उस समय नियम बनाने का अधिकार किसे था, तो गवर्नर जनरल को था। दोस्तों यही प्रश्न आरएएस यानी राजस्थान लोक सेवा संघ आयोग में पूछा गया था 2016 वाले पेपर में, आप चेक कर सकते हैं। आपसे वर्तमान में पूछा जा सकता है, शायद हरियाणा में भी एक पेपर हुआ था, उसमें ये पूछ लिया था कि अवशिष्ट विषय पर कानून। प्रश्न इस प्रकार नहीं है अवशिष्ट, उन्होंने पूछा था कि इंटरनेट पर नियम बनाने का अधिकार किसको है, तो इंटरनेट वर्तमान में अवशिष्ट सूची का विषय है, जिस पर नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। जैसे वर्तमान में लॉकडाउन जैसा शब्द है, तो लॉकडाउन किसी को पता था क्या कि कोरोना महामारी आएगी दोस्तों, पता था क्या? यानी महामारी तो चलो अलग प्रावधान है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होगा भविष्य में। तो ये आप दूसरा पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पर हेडिंग डाले भाई, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से सवाल बनते ही हैं दोस्तों। ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जिससे प्रश्न न पूछा जाए। बस आप सभी से यही निवेदन है कि वीडियो को अच्छे से पूरा नोट डाउन करें और पूरा देखें, स्किप मत करें भाई। अब तीसरे बिंदु की ओर बात करता हूं, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूं दोस्तों। अब तक हम देख रहे थे, यानी मान लीजिए ये भारत है हमारा, एक भारत था अंग्रेज भारत, एक भारत था देसी भारत। यानी अंग्रेज भारत पर कानून कौन बनाता था, तो यहां था गवर्नर जनरल। यहां कौन बनाता था, तो यहां भाई वायसराय होता था। 1857 की क्रांति के बाद में इसका नाम बदल दिया था और वायसराय कर दिया था। अंग्रेजों ने इस अधिनियम में यह कहा कि आप क्या ये अंग्रेज भारत और देसी भारत, आप ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कीजिए, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कीजिए, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। बहुत बड़ी बात थी। यानी इस भारत को ये लाइन ही तोड़ दी, यानी ये जो देसी भारत और अंग्रेज भारत के बीच में जो रेखा थी ना, उस लाइन को तोड़ने की बात की गई। अखिल भारतीय संघ बनाने की पहली बार बात की गई थी। यानी जो अखंड भारत का निर्माण करने की दिशा में पहला कदम था ना, वो यही था। आई होप आपको समझ में आया, लिखवा दूंगा, टेंशन मत रखिए। यानी जो अंग्रेज भारत था और देसी भारत था, यहाँ गवर्नर जनरल कार्य कर रहा था, यहाँ वायसराय कार्य, हालांकि वो दोनों होता एक ही था, कोई अलग अलग नहीं थे, लेकिन नाम अलग अलग थे, अलग अलग जगह। इन्होंने ये लाइन इनके बीच में, ये मान लीजिए कृत्रिम रेखा है, यानी अंग्रेज भारत और देसी भारत के बीच में अलग अलग है। तो इन्होंने ये कहा कि क्या देसी भारत और क्या अंग्रेज भारत, पूरा भारत एक ही होना चाहिए, यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कर दो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दो। ये राजा महाराजाओं सबका काम खत्म, पूरा का पूरा प्रत्यक्ष रूप से हमारे नियंत्रण में आना चाहिए। यानी प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में था ये वाला पार्ट, तो ये वाला तो राजाओं के अधीन था वर्तमान में भी, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का निर्माण होना चाहिए। तो यही हमारा तीसरा बिंदु है। तो तीसरे बिंदु के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, तीसरी विशेषता है कि इसके द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी अखिल भारतीय संघ
ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन ये देशी रियासतों की इच्छा पर आधारित था, लेकिन ये देशी रियासतों यानी अंग्रेजों ने एक शर्त लगा दी, रियासतों की इच्छा पर आधारित था कि वह आधारित था, अर्थात अब दो भारत, लेकिन यह देशी रियासतों की इच्छा पर आधारित था। या वह भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिले, या स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं तो स्वतंत्र अस्तित्व रखे, लेकिन अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों ये लाइन आपको अंग्रेजों की अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन मेरे हिसाब से अंग्रेजों की वर्तमान जो परिस्थिति थी उसके अनुसार उन्होंने ये काम अच्छा किया था। अब आपको सर ये क्या कंट्रोवर्सी है? एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि अंग्रेजों ने बहुत सारे यानी जो क्लिपिंग महोदय का कमेंट था कि हम भारतीय सभ्य हैं, एक तरफ तो ये कह रहे थे, एक तरफ आप अंग्रेजों की तारीफ। तो भाई कुछ प्रावधानों में अंग्रेजों ने बहुत अच्छे प्रावधान भी किए थे। अब अच्छे प्रावधान कैसे किए थे? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये एक लॉर्ड वेल्लेसली आया था, लॉर्ड वेल्लेसली ने सहायक संधियां की, यानी राजा महाराजाओं को साथ में सहायक संधियां। सहायक संधियों के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? राजा महाराजाओं को दिया प्रोटेक्शन और इनसे क्या लिया? पैसा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये राजा महाराजाओं से लेते थे हफ्ता। हफ्ता तो समझते हो, वसूली, जैसे हमारी फिल्मों वगैरह में देख सकते हैं। यानी राजा महाराजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे और उनसे लेते थे हफ्ता। इनको लेकर इनके बीच में सहायक संधियां हो रखी थी। अब देखो डायरेक्ट ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत में सत्ता का संचालन कर रहे थे। कुछ प्रांत ऐसे थे जिनमें प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संचालन ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों के द्वारा हो रहा था, लेकिन कुछ प्रांत अभी भी ऐसे थे, यानी देशी भारत था, वहां अप्रत्यक्ष रूप से ये संचालन कर रहे थे, यानी प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संचालन सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के द्वारा हो रहा था। राजा महाराजाओं के साथ में इन्होंने कर रखी सहायक संधियां। अब तो ये राजा महाराजाओं को सीधा डायरेक्ट कैसे कह दे कि आप भारत में निर्माण आप अपने यानी आप अपना अस्तित्व या विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो और भारत में मिल जाओ, आपका अस्तित्व भी खत्म। तो ये भारत में कह नहीं सकते थे, इनके हिसाब से सही नहीं था। तो ये बात भी सही थी थोड़ी थोड़ी, यानी ये डायरेक्ट कह नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने राजा महाराजाओं की इच्छा पर आधारित रखा। अब आप सभी जानते हैं कि राजा महाराजा कब चाहते हैं कि उनका अस्तित्व न बने भाई, तो इसी की विशेषता है। नोट लगा के लिख लेना तीसरे अधिनियम की। नोट क्या नोट है भाई? देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने पर इस संघ की स्थापना नहीं हुई। देशी रियासतों के द्वारा विरोध किए जाने पर इस संघ की स्थापना नहीं हो पाई हुई। ठीक है। और दूसरा नोट क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, इसे भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम कह सकते हैं। इसे भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम कह सकते हैं। यानी अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं को 1935 के अधिनियम में ये लग गया था कि हमारी सत्ता एक दिन जाएगी जरूर। भारत की राजनीति में राजनीतिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम यानी पहला प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जबकि एकीकरण किसने किया था? तो ये आप सभी जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, यानी जो रियासती विभाग के सचिव थे, उनके द्वारा एकीकरण हुआ था पूरे भारत का। इसीलिए तो भारत को यानी भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को। हालांकि बिस्मार्क की उपमा भी सरदार पटेल के लिए शोभा नहीं देती, क्योंकि बिस्मार्क के सामने जो जर्मनी की कंडीशन थी
और भारत की कंडीशन थी, उनमें रात दिन का अंतर है दोस्तों। भारत जैसी भौगोलिक इकाई को एकीकरण के धागे में पिरोना बहुत कठिन था और उसी कठिन कार्य को सरलतापूर्वक किया था सरदार पटेल और वीपी मेमन महोदय ने। तो ये तीसरे बिंदु का नोट है, यानी देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने पर ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना नहीं हुई। और इसका ये नोट है कि भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम पूछे ना तो ये भारत शासन 1935 का अधिनियम का तीसरा प्रावधान था। तीसरा प्रावधान क्या था, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चौथा प्रावधान बता देता हूं दोस्तों। चौथा प्रावधान है, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। यानी प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया और केंद्र में लागू किया। केंद्र में जो गवर्नर जनरल के जो विषय थे ना, गवर्नर जनरल के आधार और यानी इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया तथा गवर्नर जनरल के विषयों को दो भागों में यानी हस्तांतरित और आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया। यानी अपने गवर्नर जनरल ने अपने कार्यों को दो भागों में बांट लिया, एक आरक्षित विषय में और हस्तांतरित विषय में। आई होप ये बात समझ में। द्वैध शासन क्या होता है तो ये मैं आपको बता चुका हूं। यानी प्रांतों में 19 भारत शासन अधिनियम 1919 का वीडियो वाला देख सकते हैं, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, फिर भी बता देता हूं। यानी प्रांतों से द्वैध शासन हटाया और लागू कहां कर दिया, केंद्र में कर दिया। अब आप पूछोगे सर अगर हटाना ही था तो फिर केंद्र में लागू क्यों किया, तो भाई गवर्नर जनरल, यानी अब तक हमने 1919 के अधिनियम में देखा था कि गवर्नर था ना, उसके कार्यों को दो भागों में बांटा था, लेकिन यहां गवर्नर जनरल के कार्य बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए। अब आप कहोगे सर प्रांतों में यानी हटाने का क्या कारण था, तो भी प्रांतों में यानी अंग्रेजों ने जो व्यवस्था लागू प्रांतों में करने चाहे थे वो सुचारू रूप से चालू कर नहीं पाए, इसीलिए इनको हटाना पड़ा और केंद्र में लागू करना पड़ा था। आई होप ये तीसरा यानी चौथा पॉइंट आपको समझ में है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, अर्थात गवर्नर जनरल के कार्यों को आरक्षित व हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इस अधिनियम की चौथी विशेषता थी। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक बने रहिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।